नमस्कार, संभव यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करने जा रहे हैं बीएससी बीएड के एग्जाम के बारे में। देखिए, बीएससी बीएड के जो बच्चे हैं इस बार उनकी एग्जाम स्टार्ट हो गई है, तो अपन एक एक करके सारे बच्चों के सभी यूनिट्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की। देखिए, अगर मैं बात करूं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के अंदर, तो सबको पता है अपने बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के अंदर टोटल अगर अपन बात करेंगे तो अपने पास केमिस्ट्री में कितने पेपर रहेंगे, तो अपन कहेंगे 3। सबसे पहला पेपर, फर्स्ट जो पेपर लगेगा आपका, ये सबसे पहले ये किसका लगेगा? अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अकार्बनिक रसायन। दूसरा जो पेपर रहेगा अपना वो किसका रहेगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन का। और थर्ड जो पेपर है वो किसका रहेगा? फिजिकल केमिस्ट्री। काफी बार बता चुके हैं आपको कि जो अपने पेपर है वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के तो रहते हैं 33 मार्क्स के, और फिजिकल केमिस्ट्री का वो रहता है 34 मार्क्स का, है ना। टोटल कितने हर मार्क्स का रहता है? 100 मार्क्स का। अब देखिए, अगर इन्हें अपन बात करें सबसे पहले, तो अपन ने कहा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसकी अगर पेपर की अपन बात करें कि आपको इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं, तो अपन कहेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल अगर अपन बात करें तो अपने पास में कितनी यूनिट्स रहती है यहाँ पर? तो अपन कहेंगे यहाँ पर 5 यूनिट्स रहती है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो यूनिट दे रखी है अपने, वो कौन सी दे रखी है? आयनिक बंध। देखिए, आयनिक बंध जो है इसके अंदर अभी मैं बताऊंगी आपको कि कौन कौन से आपको क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं। पहले मैं यूनिट बता देती हूँ आपको। सेकंड जो यूनिट है वो कौन सी रहती है? सहसंयोजक बंध। ठीक है जी, कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो पहली यूनिट है वो रहेगी अपने पास में कौन सी? आयनिक बॉन्ड। ये कौन सी रहेगी अपने पास में? कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड जो दे रखा है वो अपने पास में क्या दे रखा है? एस ब्लॉक। लेकिन देखिए, एस ब्लॉक के साथ साथ कुछ जो पार्ट है वो पी ब्लॉक का भी अपन को पढ़ना पड़ता है, और पूरा जो पी ब्लॉक है वो किस में दे रखा है? यूनिट 4th में। फिफ्थ जो यूनिट दे रखी है उसमें अपने पास में 2 टॉपिक है। एक जो टॉपिक है वो तो दे रखा है अपने पास में कौन सा? नाभिकीय रसायन। और नाभिकीय रसायन के साथ में एक जो टॉपिक है वो अपन को पढ़ना होता है कौन सा? रेडियो एक्टिविता। ठीक है, यानी अपन को पढ़ना होता है इसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री और साथ में इसमें पढ़नी पड़ती है रेडियो एक्टिविता। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पी ब्लॉक जो है उसके बेसिक प्रॉपर्टीज तो किसमें है? थर्ड यूनिट में, एस ब्लॉक के साथ में। और इसके बाद में अपने पास में बोराइड्स हैं, सिलिकेट्स हैं, फ्लोराइड्स हैं, अंतर हेलोजन यौगिक, इंट्रा हेलोजन मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो सब है ये किसमें पढ़ने पड़ते हैं अपन को? पी ब्लॉक में। देखिए, इनमें से अगर मैं बात करूं सबसे पहली यूनिट की, तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करते हैं अपन। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बोला जाता है कि आयनिक बंध जो होता है उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं। तो अपन ने कहा कोई भी बंध है उसमें कितने प्रतिशत आयनिक जो लक्षण आते हैं उनकी अगर अपन बात करें, तो इस यहाँ पर अपन को सबसे पहला जो क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है वो पढ़ना पड़ता है किसका? फाजान का नियम, या इसको बोलते हैं फाइयांस का नियम। यानी यह बताता है कि कोई भी जो बॉन्ड है वो कितना परसेंट आयनिक है या कितना परसेंट उसमें आयनिक कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, सिंपल अगर मैं बात करूं तो अपन इसके लिए बताते हैं फाई। फाई जो होता है वो अपन किससे निकालते हैं? चार्ज अपॉन साइज से। ठीक है, चार्ज किसका देखेंगे? तो धनायन का भी देखेंगे। साइज किसकी देखेंगे? धनायन की भी देखेंगे। सेम ऐसे ही आयनिक बॉन्ड जो होता है उसके अंदर अगर बात करें, एक अपने पास में धनायन होता है, एक अपने पास में ऋणायन। तो दोनों का चार्ज, दोनों का साइज, इससे अपन बताते हैं कि उस बॉन्ड में कितने प्रतिशत क्या है? फाइयान का नियम है। सेकंड देखिए, पूछा जाता है कि जो आयनिक कंपाउंड है, जैसे अगर मैं बात करूं NaCl की, ठीक है, तो इन सब के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी? विलेयता का। देखो, विलेयता के लिए हमेशा एक कॉन्सेप्ट चलता है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि सेम हमेशा किसको डिसोल्व करता है? सेम को। यानी जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा किस में घुलते हैं? आयनिक में। और अगर बात करें सहसंयोजक की, तो वो किस में घुलते हैं? सहसंयोजक विलायकों में घुलते हैं। ठीक है, या इसको अपन ऐसे कह सकते हैं, ध्रुवीय हमेशा किसको बोलता है? ध्रुवीय को। और अध्रुवीय यौगिक हमेशा किसमें घुलते हैं? अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है किसका? विलेयता का। प्लस विलेयता के अंदर ज्यादातर जो विलायक जो होता है वो अपन काम में लेते हैं किसको? वाटर, जल को। तो यहाँ पर अपन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसका? जल योजन ऊर्जा का। ठीक है जी, तो ये तो जो क्वेश्चन है
ये इसमें आता है किसका, आयनिक बंध का। फिर देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है किसका, धात्विक बंध का। देखिए धात्विक बंध क्या होते हैं, तो अपन ने कहा धातु जो होती हैं, मेटल के जो एटम्स होते हैं उनके बीच में जो बंध पाया जाता है वो क्या कहलाता है, धात्विक बंध। अब ये बताना होता है कि धात्विक बंध जो होता है वो ना तो 100% क्या होता है आयनिक, ना वो 100% क्या होता है सहसंयोजक। तो फिर कैसे पता चलेगा कि धात्विक बंध को अपन डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर अपन को कुछ क्या दे रखे हैं, सिद्धांत दे रखे हैं, वो सिद्धांत अपन को यहाँ पर पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे उसके अंदर अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो एक तो कौन सा सिद्धांत पढ़ना पड़ता है अपन को, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और जो दूसरा सिद्धांत है जिसको ज्यादा अपन पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं अपन, बैंड सिद्धांत। देखिए बैंड सिद्धांत की अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा बैंड सिद्धांत जो होता है उसके आधार पर धातुओं को अपन बांटते हैं कितने भागों में, 3 भागों में। एक जो होता है वो क्या बोला जाता है, मेटल कंडक्टर, यानी वो क्या होती है, विद्युत की चालक होती है। दूसरी अगर बात करें तो अपन इसको किस में बांटते हैं, अर्धचालक में। ठीक है, सेमीकंडक्टर होते हैं। और थर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, यानी कुचालक होते हैं। यहाँ से इस यूनिट्स में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो किसका पूछा जाता है, सेमीकंडक्टर का। अर्धचालक होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक जो होता है वो तो क्या कहलाता है, नेज अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, नेज अर्धचालक किसको कहते हैं, तो अपन ने कहा ऐसे अर्धचालक होते हैं जो ताप बढ़ाने पर जिनकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और दूसरे जो होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, अपद्रवी अर्धचालक। ठीक है, डोपिंग कर लेंगे इसके अंदर, यानी अपन अशुद्धि मिलाकर क्या करते हैं, कुचालक पदार्थों को क्या बना देते हैं, चालक। और ये कितने टाइप के होते हैं, 2। एक जो होता है वो क्या कहलाता है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स के कारण कंडक्टिविटी शो करता है, वो कौन सा होता है, एन टाइप का। और एक जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, पी टाइप का। यानी यहाँ पर अशुद्धियां जब मिलाते हैं तो उसमें होल रह जाते हैं, होल के कारण उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, पी टाइप का अर्धचालक। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा इसके अंदर और कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो अपन ने कहा और यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है किसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्न हैबर साइकिल का। देखिए बोर्न हैबर साइकिल क्या होती है उसकी बात करते हैं अपन। तो अपन ने कहा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोर्न हैबर साइकिल, ठीक है, बोर्न हैबर चक्र क्या निकालते हैं अपन इससे, तो अपन कहेंगे यहाँ पर निकाली जाती है किसी भी क्रिस्टल की जालक ऊर्जा। ठीक है जी, तो जालक ऊर्जा निकालते हैं अपन कि कोई भी बोर्न हैबर चक्र दे देगा, जैसे किसके लिए दे सकता है आपको, NaCl के लिए दे सकता है, या फिर किसके लिए दे सकता है, बेरियम क्लोराइड के लिए दे सकता है। और आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर जब ये क्रिस्टल अपने पास में बनेगा, यानी Na++Cl- ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, NaCl, तो यहाँ पर जो ऊर्जा है उसका मान क्या कहेगा, कितना होगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या पढ़ते हैं, बोर्न हैबर चक्र, लेटाइस एनर्जी अपन निकालते हैं। इसके अलावा एक जो क्वेश्चन आता है वो किसका पढ़ना होता है अपन को, रेडियस रेशियो, यानी किसका पढ़ते हैं, त्रिज्या अनुपात पढ़ते हैं। त्रिज्या अनुपात जो है वो अपने 2 दे रखे, एक दे रखा है चतुष्फलकीय के लिए और एक जो है वो किसके लिए दे रखा है, अष्टफलकीय के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो किसके लिए पूछा जाता है, तो अब पूछा जाता है कि अपने पास में ये जो चालक होते हैं इनकी अगर बात करें तो अपन ने कहा जितने भी यौगिक है अपने पास में, आयनिक यौगिक जो बनते हैं, तो अपन का आयनिक यौगिक बनते समय इनके अंदर जब टेम्परेचर क्या रहता है, कम, तब तो किसी भी प्रकार की क्या नहीं पाई जाती, अशुद्धि नहीं पाई जाती। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो कुछ जो आयन होते हैं वो अपने स्थान से क्या कर जाते हैं, गति कर जाते हैं। और अपने स्थान से जब गति कर जाएंगे तो इनमें क्या हो जाती हैं, त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो अपन को क्या पढ़नी है, आयनिक यौगिकों में पाई जाने वाली त्रुटियां। ठीक है, यानी क्या पढ़ने हैं अपन को, डिफेक्ट्स पढ़ने हैं। अब अपन बात करेंगे डिफेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं, 2। एक जो डिफेक्ट होता है उसको बोला जाता है स्टाइकियोमेट्रिक। स्टाइकियोमेट्रिक क्या होते हैं, ऐसे डिफेक्ट होते हैं जब किसी क्रिस्टल में, ठीक है,
जैसे कोई क्रिस्टल है आयनिक, तो इसमें क्या होगा, एक धनायन और एक ऋणायन, इस तरह से रहते हैं। तो यहाँ पर त्रुटियां जो होती हैं उसके अंदर क्या होगा, अपन कहेंगे धनायन और ऋणायन जो होता है उनकी संख्या क्या रहती है, समान रहती है। ये तो कहलाती है स्टाइकियोमेट्रिक, और जो दूसरी होती हैं वो क्या कहलाती हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। ठीक है, तो दो त्रुटियां पढ़नी है अपन को, स्टाइकियोमेट्रिक और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि फिर से दो प्रकार की होती है। एक जो होती है उसको तो क्या बोला जाता है, शॉर्ट की त्रुटि। ठीक है, और दूसरा, एक सेकंड, शॉर्ट की त्रुटि की बात करते हैं अपन। तो अपन ने कहा एक जो त्रुटि है वो तो कौन सी पढ़ेंगे, शॉर्ट की, और दूसरी जो है उसको क्या बोला जाता है, फ्रेंकल त्रुटि। लेकिन दोनों ही त्रुटियों के अंदर धनायन और ऋणायन जो होते हैं उनका अनुपात क्या रहता है, समान। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियों की बात करें तो ये टोटल कितने टाइप की होती है, 4। जैसे एक में क्या कहते हैं कि कोई भी ऐसे क्रिस्टल है, अगर उसमें धनायन की क्या कर दी जाए, वर्दी, तो धनायन और ऋणायन का अनुपात क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये कौन सी त्रुटि कहलाती है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। या फिर क्या कह सकते हैं, जैसे धनायन बढ़ा वैसे किसको बढ़ा सकते हैं अपन, ऋणायन की वर्दी भी बढ़ा सकते हैं। फिर देखिए, अगर अपन बात करें धनायन की वृद्धि कर सकते हैं तो धनायन की क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। और धनायन की जिस प्रकार से कमी हो सकती है उसी प्रकार से ऋणायन की भी क्या हो सकती है, कमी। तो ये टोटल 4 टाइप की क्या होती हैं, त्रुटियां, जिसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है जी, तो ये है अपनी यूनिट फर्स्ट आयनिक बंध, जिसके मेजर जो क्वेश्चन है वो आपको कौन कौन से पढ़ने होते हैं वो मैंने आपको बता दिए कि इनमें यहाँ से आप पढ़ेंगे तो आप आराम से यहाँ के जो 2 क्वेश्चन आते हैं वो दोनों क्वेश्चन अपन क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट देखिए, सेकंड जो यूनिट दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, सहसंयोजक बंध या फिर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ से भी देखिए टोटल अगर अपन बात करें तो इसमें 2 जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। एक जो पोर्शन अपन को दे रखा है उसमें तो दे रखा है किससे रिलेटेड, तो अपन ने कहा सहसंयोजक बंध से रिलेटेड। यानी सबसे पहले अपन को ये बताना होता है कि कोवेलेंट जो बॉन्ड है वो होता फिर क्या है। ठीक है, इसके लिए क्या दिए गए हैं, अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। जैसे अगर अपन बात करें तो अपन को यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है, तो अपन ने कहा इलेक्ट्रॉन न्यून थ्योरी पढ़नी होती है। या फिर अपन बात करें यहाँ पर तो किसको पढ़ना होता है, अपन ने कहा अष्टक सिद्धांत पढ़ना होता है। इस तरह से यहाँ पर अपन कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे, फिर अपन कहेंगे कि वो जो सिद्धांत होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर पूरी तरह से इसकी व्याख्या नहीं की जाती है, तो उसके बाद में अपन कौन सा सिद्धांत पढ़ते हैं, यहाँ पर वीबीटी पढ़ते हैं। इसके साथ में क्वांटम थ्योरी पढ़ी जाती है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन किसका बनता है, संकरण का। देखिए यहाँ से एक जो क्वेश्चन आता है वो आता है हाइब्रिडाइजेशन का, संकरण का। संकरण में कौन कौन से अपने पास में सिलेबस में दे रखे हैं, देखिए एक जो संकरण है वो दे रखा है sp, एक जो संकरण दे रखा है वो sp2, एक संकरण दे रखा है sp3, एक संकरण दे रखा है अपने पास में dsp2। इसके अलावा कौन सा दे रखा है sp3d, या लिख सकते हैं अपन dsp3। एक संकरण कौन सा दे रखा है sp3d2 या फिर d2sp3, और लास्ट कौन सा दे रखा है sp3d3 या d3sp3। ठीक है, बहुत ही आसान से संकरण है अपने को, जिसमें एक s और एक p भाग लेता है वो sp, एक s और 2 p होता है sp2, एक s और 3 p भाग लेते हैं उसको sp3, एक d एक s और 2 p होते हैं तो dsp2। तो यहाँ पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे जिसमें आपको संकरण कैसे निकालते हैं किसी का भी, उसका पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो आपको एक जो क्वेश्चन है वो किसका तैयार कर लेना है, संकरण का। ठीक है, लेकिन देखिए संकरण जो होता है वो क्या कर सकता है कि सभी की आकृति नहीं बता सकता। अब सभी की आकृति नहीं बता सकता तो यहाँ पर एक जो है वो अपन को पढ़नी पड़ती है क्या, VSEPR थ्योरी। ठीक है, VSEPR थ्योरी जो है वो किस पर काम करती है, तो अपन ने VSEPR थ्योरी में अपन दोनों चीजें काउंट करते हैं, बॉन्ड पेयर और प्लस लोन पेयर। दोनों की संख्या से डिसाइड होती है कि इसकी ज्यामिति क्या होगी। तो यहाँ से आप ये वाला क्वेश्चन तैयार कर ले, यहाँ से एग्जाम में आपको एक जो क्वेश्चन है वो आराम से मिल जाएगा। प्लस यहाँ देखिए संकरण और VSEPR थ्योरी के अलावा
एक जो चीज दे रखी है वो दे रखा है द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मूवमेंट। देखिए द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, तो अपन का डाइपोल मूवमेंट निकालते हैं म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। ठीक है, यानी ये क्यू तो क्या कहलाता है, चार्ज, यानी ये तो क्या होता है, आवेश, और ये होती है आवेशों के बीच की दूरी। यानी क्या पढ़ते हैं अपन कि कोई भी बंध जो पहले क्या होता है सहसंयोजक, लेकिन उसमें आवेश या उनके बीच की दूरी घटने बढ़ने के कारण उस सहसंयोजक बंध में कौन से लक्षण आ जाते हैं, आयनिक लक्षण आ जाते हैं। और इसके लिए अपन को क्या पढ़ना है, द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ना है। तो एक जो क्वेश्चन है वो आपका हो जाएगा किसमें से, संकरण और VSEPR थ्योरी में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस यूनिट की अगर अपन बात करें तो अपन का एक जो क्वेश्चन है वो तो हो गया अपना यहाँ पर, जिसमें पूछा जाता है कोई भी एग्जाम्पल दे देगा आपको और पूछेगा कि इस अणु की क्या बताओ आप, ज्यामिति बताइए, या फिर आपसे कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड जो क्वेश्चन दे रखा है वो आपको दे रखा है यहाँ पर किसका, MOT का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है उसका भी वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा, 10-15 मिनट का वीडियो है जिसको देख के आप आराम से इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अपन को यहाँ पर कौन कौन से वीडियो देखने हैं, देखिए जनरली वैसे तो 3 टाइप के हैं, लेकिन आपके जो क्वेश्चन है वो 2 टाइप से ही हो जाएंगे। कैसे, अगर बात करें अपन अणु कक्षक सिद्धांतों की, तो अपन ने कहा एक तो अपन को कौन से पढ़ने हैं जिसमें दोनों परमाणु एक जैसे होते हैं, तो ये तो पढ़ेंगे अपन किसकी, सम परमाणु के अणुओं की। ठीक है, एक जिसमें दोनों परमाणु सेम नहीं होके किसके हों, अलग अलग, तो इसको अपन कौन सी पढ़ लेंगे, विषम परमाणु। और एक जो है वो किसकी पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों की MOT। देखिए सम परमाणु की MOT क्या होती है, तो उनका अपन ने कहा MOT जो डायग्राम्स अपन इस तरह से बनाते हैं, यानी ये क्या होते हैं, परमाणु एटम, फिर अपन ये मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर यहाँ पर सम परमाणु दे रखे हैं, जैसे किसका दे रखा है, हाइड्रोजन का दे रखा है, लिथियम का दे रखा है, बेरिलियम का दे रखा है, बोरोन का दे रखा है, कार्बन है अपने पास में, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, और क्या दे रखा है, नियोन, या फिर आयन भी दे सकता है, जैसे ऑक्सीजन प्लस दे दिया, O2+2 दे दिया, O2- दे दिया, O2-2 दे दिया, इस तरह से। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे 2 तरीके से। एक क्वेश्चन तो आता है कि कोई भी आपको दे दिया, जैसे कार्बन परमाणु जो है, कार्बन परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन का अणु बनाते हैं, उस अणु के लिए क्या बनाइए, MOT आरेख बनाइए। या दूसरा क्वेश्चन अपन को पूछ सकता है कि जैसे He2 जो होता है वो प्रकृति में नहीं मिलता, जबकि हाइड्रोजन आयन मिलता है, ऐसा क्यों। तो इन सब के जो क्वेश्चन होते हैं वो किससे डिसाइड होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर से, बंध क्रम से डिसाइड होते हैं, जिनके बंध क्रम 1, 2, 1.5 इस तरह से आते हैं, यानी वो तो अणु बनते हैं, और जिनके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है, 0, वो परमाणु में प्रकृति में, वो अणु प्रकृति में नहीं पाए जाते। इसी प्रकार से विषम परमाणुओं के लिए बात करें तो एक तो दे रखी है अपन को NO, और एक इसकी दे रखी है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, CO की दे रखी है। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों की बात करें तो जैसे BS3 की बजाय ये किस में पाया जाता है, B2H6 में पाया जाता है, लेकिन ये इतने क्वेश्चन नहीं आते, ज्यादातर क्वेश्चन किस में से आते हैं, अपने सम परमाणु को और विषम परमाणु की MOT में से आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो आप ये वाली जो यूनिट है इसकी अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा दोनों जो क्वेश्चन है वो अपन यहाँ पर बना सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की, जो यूनिट 3 है अपने पास में, उसकी अगर अपन बात करें तो ये अपने पास में आती है कौन सी, S ब्लॉक एलिमेंट। देखो S ब्लॉक और प्लस इसके साथ साथ में कुछ पार्ट किसका पढ़ना अपन को, P ब्लॉक का। क्या क्या पढ़ना है, देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो अपन को याद होना चाहिए कि S ब्लॉक के अंदर जो तत्व हैं वो हैं कौन कौन से। तो अपन ने कहा आवर्त सारणी की अगर अपन बात करें तो इस तरह से आवर्त सारणी होती है। सबसे पहले अपने पास में कौन से ब्लॉक होते हैं, S, फिर कौन से होते हैं, D, उसके बाद में कौन से होते हैं, P, और यहाँ पे अलग से जो आवर्त सारणी में लिखे होते हैं वो कौन से ब्लॉक होते हैं, F ब्लॉक। तो देखिए ये तो है अपने पास में कौन से, F ब्लॉक। यहाँ पर 10 जो होते हैं वो कौन से होते हैं, D ब्लॉक। ये अपने सेकेंड ईयर में है तो अभी नहीं पढ़ेंगे इनको। ये कौन सा है अपने पास में, P ब्लॉक। ये अपने पास में कौन सा है, S ब्लॉक। तो देखिए दोनों को एक साथ ही बता देते हैं
यूनिट थर्ड तो किसकी है, एस ब्लॉक की, और इसके साथ ही यूनिट जो फोर्थ है वो अपने पास में किसकी रहेगी, पी ब्लॉक की रहेगी। ठीक है, देखो दोनों के अंदर बात करते हैं। सबसे पहले तो याद होने चाहिए आपको कौन से तत्व है। इसको अगर अपन बात करें, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्षार धातु बोलते हैं। ठीक है, इसमें जितने भी तत्व आते हैं तो अपन ने कहा इसमें कौन कौन आता है, हाइड्रोजन देखिए कौन कौन से तत्व आएंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और कौन सा रहेगा, फ्रेंशियम। ठीक है, इनको अपन क्या बोलते हैं, क्षार धातु। ये जो ब्लॉक है ये क्या कहलाता है अपने पास में, क्षार मृदा धातु। देखिए यहाँ पे अगर अपन बात करें कौन कौन से आते हैं तो अपन क्या कहेंगे, यहाँ कौन आएगा, बेरिलियम, सोडियम के बाद में कौन आता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम के बाद में क्या आता है, कैल्शियम। तो इसको क्या लिख देंगे अपन, देखिए इनमें से ये जो दो तत्व हैं इन पर स्टार लगा होता है, यानी ये तो किसके हैं, रेडियो एक्टिव, जो अपन बात करेंगे यूनिट 5th में। बाकी के जो तत्व बच गए, इसी प्रकार पी ब्लॉक की बात करें तो ये जो ब्लॉक है, ये फैमिली जो है ये कौन सी कहलाती है, बोरोन परिवार, ये कार्बन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, ये कौन सा आता है अपने पास में, हेलोजन परिवार, और ये जो यहाँ पर है अपने पास में ये कौन सा आता है, अपन कहेंगे यहाँ पर अक्रिय गैसें आती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब इनको पढ़ते हैं अपन कॉमनली कि यहाँ पर अपन को कौन कौन से जो टॉपिक है वो यहाँ पर पढ़ने हैं। देखिए अगर अपन बात करें इनकी तो अपन ने कहा अपन को कुछ टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ने हैं, देखिए सबसे पहला इन तत्वों के लिए अपन को तत्व याद होने चाहिए, उस तत्वों के बाद में क्या लिखना आना चाहिए, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर अपन लिख देते हैं तो अपन को पता होनी चाहिए दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आता है वो किसका आता है, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था का। ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों के कॉमन चल रहे हैं भी। उसके बाद में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पर इन तत्वों की विद्युत ऋणता क्या फर्क पड़ता है, जैसे भी आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बढ़ती है, अप डाउन डाउन जाते हैं तो घटती है, या फिर किस तरह से चेंज होती है, सबसे कम किसकी पाई जाती है, सबसे अधिक किसकी पाई जाती है, इस तरह से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है इन तत्वों के लिए वो किसका पूछा जाता है, आयनन ऊर्जा का, कि आयनन ऊर्जा जो होती है यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा देते हैं वो कम किसकी होती है और अधिक किसकी होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो किससे रिलेटेड आता है, इनके आकार से रिलेटेड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि ये जो तत्व होते हैं इनको अगर अपन थोड़ा सा भी गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको आसानी से क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। तो यहाँ पर त्याग करने के कारण इस ज्वाला का एक विशेष प्रकार का क्या आ जाता है, कलर, जिसे क्या बोला जाता है, ज्वाला परीक्षण बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे एस ब्लॉक में सबसे कम आकार कौन होता है, बेरिलियम, तो अपन कह सकते हैं कि बेरिलियम और मैग्नीशियम होते हैं, उनका छोटा आकार होने के कारण वो कभी भी ज्वाला परीक्षण नहीं देते, तो बाकी सब देते हैं, ऐसा क्यों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है यहाँ पर इनके लिए किसका पूछा जाता है, इनकी विलेयता का, कि ये जो आयन होते हैं ये जब विलय होते हैं, या फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है वो किसका बन सकता है, जल योजन का। ठीक है, ये तो इनके क्या है, बेसिक से पॉइंट है। अब बात करते हैं एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक के अंदर अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व वो किसका निर्माण करते हैं, हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये जो एस ब्लॉक के हाइड्राइड होते हैं ये कैसे बनते हैं, इनकी विशेषता क्या क्या होती है, इनके निर्माण की विधियां वगैरह क्या होती हैं, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। एक जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है यहाँ पर किसका, विकिरण संबंध का, कि एस ब्लॉक के अंदर जो लिथियम तत्व होता है वो किसके साथ में दर्शाता है, मैग्नीशियम, और बेरिलियम है वो किसके साथ में दर्शाता है, बोरोन फैमिली में एल्यूमिनियम के साथ में क्या दर्शाता है, विकिरण संबंध। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पूछा जा सकता है कि एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनका अपने दैनिक जीवन जो होते हैं उनके अंदर क्या महत्व है। ठीक है, तो क्या पूछे जा सकता है, दैनिक जीवन में महत्व। दैनिक जीवन में महत्व कैसे, जैसे एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व हैं, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम है अपने पास में, इस तरह से मैग्नीशियम है,
तो अपन कह सकते हैं कि इन तत्वों का अपने दैनिक जीवन में क्या क्या योगदान है। जैसे कैल्शियम से हड्डियां वगैरह बनी होती हैं तो इम्पोर्टेंट है अपने लिए। सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करता है अपने लिए तो ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम जैसे क्लोरोफिल में काम आता है तो इंपॉर्टेंट है। तो यानी आपको ये बताना होता है, जिसमें कैल्शियम आयन जो है, इसका क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि कैल्शियम आयन जो होते हैं वो अपने डेली लाइफ में क्या भूमिका निभाते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा देखिए एक जो क्वेश्चन है वो यहाँ बनता है कि एस ब्लॉक के तत्वों में किसको बताओ, संकुलों का निर्माण समझाओ। ठीक है, तो देखिए एस ब्लॉक के अंदर वैसे तो बात करें तो संकुल निर्माण की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन फिर भी अगर अपन बात करें इनकी तो अपन कहें कि संकुल जो बनाते हैं वो काफी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी आपको एक बार देख लेना है कि एस ब्लॉक के तत्वों में जैसे सोडियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये किस किस संकुलों का निर्माण करते हैं, उनकी संरचना आपको आनी चाहिए। और लास्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो एल्किल और एरिल हैलाइड कौन से बनाते हैं। देखिए एस ब्लॉक के एल्किल और एरिल हैलाइड, इनकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पर देखिए एक तो अपन को पढ़ना है क्या, RLI। ठीक है, लिथियम कौन सा तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व है। एल्किल ग्रुप के साथ में जोड़ दिया तो ये क्या बन जाता है, सुपर ग्रिग्नार रिएजेंट। और एक अपन पढ़ते हैं यहाँ पर क्या, RMgX। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार अभिकर्मक। इन दोनों की मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है और प्लस इनकी केमिकल रिएक्शंस क्या है। तो थर्ड और जो फोर्थ यूनिट है ये आवर श्रेणी से रिलेटेड है। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा क्या है ज्यादा। फर्स्ट और सेकंड यूनिट जो है वो बहुत ही आसान है, अलग अलग सेपरेट क्वेश्चन है, आपस में उनका कोई भी नहीं, दोनों क्वेश्चन आप आराम से क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट। ये वाले जो क्वेश्चन है ये थोड़े से थ्योरेटिकल क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। इसी तरह से पी ब्लॉक में सिलिकेट्स पूछ लिए, ये सिलिकेट्स की संरचना बताइए, अंतरा हेलोजन यौगिकों की संरचना बताइए। जैसे आपको दो हेलोजन जोड़ दे IF7 और कहीं इसकी संरचना वगैरह बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो क्या आते हैं ज्यादा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं देखिए फिफ्थ यूनिट, तो फिफ्थ जो यूनिट है वो कौन सी रहती है अपने पास में, नाभिकीय रसायन। ठीक है, और एक जो पार्ट रहेगा इसके साथ में ये किसका रहेगा, रेडियो एक्टिवता का, एक्टिवता। देखिए दोनों के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बात करते हैं। नाभिकीय रसायन की अगर बात करें तो इसमें फर्स्ट ही क्वेश्चन बनता है कि नाभिक में पाए जाने वाले मूलभूत कण कौन कौन से होते हैं। यानी अपन को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले बात करें तो अपन ने कहा यहाँ पर अपन को क्या पढ़ने हैं, प्रोटॉन क्या होता है। दूसरा अगर बात करें इसमें तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तीसरा अगर बात करें तो यहाँ पर क्या पढ़ना है अपन को, न्यूट्रॉन क्या होता है। इसके बाद में और बहुत सारे कण खोज लिए गए हैं। जैसे प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के लिए क्या पढ़ सकते हैं अपन, एंटी प्रोटॉन कण कौन सा होता है। इलेक्ट्रॉन है तो क्या लिख सकते हैं, एंटी इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है। इसके अलावा कौन से कण पढ़ सकते हैं अपन, मेसोन कण जो है वो कौन से हो सकते हैं। इसके अलावा पॉजिट्रॉन जो है वो कौन सा हो सकता है। यानी ये जो कण है इनके लिए अपन को पढ़ना है क्या, एक तो इन कणों की खोज किसने की थी, यानी क्या पढ़ना है अपन को, इनका खोज करता। दूसरा इन जो भी कण है इन पर आवेश कौन सा पाया जाता है। और एक जो है यहाँ पर कि इनका द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक में। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक के बाहर। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं इनको एक साथ क्या कहा जा सकता है, न्यूक्लियॉन कहा जा सकता है। यानी इस तरह से अपन को पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में देखिए मूलभूत कणों के बाद में अगर बात करें तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इनके लिए अपन को तीन डेफिनेशंस पढ़नी है। क्या पढ़नी है, पहला अपन को पूछा जाता है सम न्यूट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है। ठीक है, यानी जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान। दूसरा अगर क्वेश्चन पूछ ले सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान। या अगर अपन बात करें जनरल अगर इनकी भाषा तो क्वेश्चन आता है समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक और समभारिक तत्व है किसको कहते हैं। तो देखो समस्थानिक और समभारिक क्या होते हैं, तो अपन कहेंगे जिनके लिए Z परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान।
परमाणु क्रमांक किसको बताता है? तो अपन ने कहा प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर, यानी समस्थानिक और सम इलेक्ट्रॉनिक एक ही बात है। तो क्या कहेंगे, जिनमें परमाणु क्रमांक क्या रहता है? समान, वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। और समभारिक क्या होते हैं? जिनके लिए परमाणु क्रमांक की जगह द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या रहती है? समान। और सम न्यूट्रॉनिक, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकाली जाती है? द्रव्यमान संख्या में से घटा देते हैं किसकी? परमाणु क्रमांक को। ठीक है, इसके बाद में पढ़ा जाता है नाभिकों का स्थायित्व। देखिए, नाभिकों का स्थायित्व अगर बात करें अपन, तो अपन कहेंगे स्थायित्व स्टेबिलिटी की बात के तो अपन किससे पढ़ते हैं? एन अपॉन पी अनुपात। ठीक है, एन अपॉन पी अनुपात के लिए अपन क्या कहते हैं कि जिसमें एन अपॉन पी रेशो कितना होता है? 1, वो तो क्या होते हैं? स्थायी। अगर एन अपॉन पी रेशो 1 से क्या हो जाए? ज्यादा, या ये 1 से क्या हो जाए? कम, तो दोनों स्थितियों में नाभिक क्या हो जाते हैं? अस्थायी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन कौन से कणों का क्या होता है यहाँ से? उत्सर्जन, ये भी अपन को पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा नाभिक के स्थायित्व में एक और नाम आता है मैजिक संख्या, जादुई संख्या का नाम आता है कि कुछ परमाणु क्रमांक ऐसे होते हैं जिनका स्थायित्व है अचानक से अपने आसपास के अणुओं से क्या होता है? परमाणुओं से क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। तो ऐसे परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को क्या कहते हैं? मैजिक संख्या या जादुई संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये तो आ जाते हैं अपने किस में? नाभिकीय रसायन में। अब अपन बात करते हैं सेकंड, दूसरा जो यहाँ से क्वेश्चन आता है वो किसका आता है? रेडियो एक्टिविटी। देखिए, रेडियो एक्टिविटी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियो एक्टिविटी थी उसकी खोज किसने की? तो अब अपन बात करेंगे कि रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। 2 प्रकार कौन कौन से थे? देखिए, रेडियो एक्टिविटी होती क्या है? तो अपन ने कहा कोई भी अपने पास में तत्व है, ठीक है, स्थायित्व की बात अपन कर चुके हैं, स्थायी होना चाहिए, लेकिन अगर वो स्थायी नहीं है तो अपने आप क्या होता है? उसका विघटन होता है, और अपने आप जब विघटन होता है तो ये क्या कहलाती है? रेडियो एक्टिवता। कितने प्रकार की होती है? 2। एक जो है वो तो क्या होती है? प्राकृतिक होती है, और एक जो होती है ये क्या होती है? कृत्रिम। ठीक है, हेनरी बेकेरेल थे, उन्होंने खोज की थी, और मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? कृत्रिम रेडियो एक्टिवता की। ठीक है, प्राकृतिक की अगर बात करें तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी नाभिक कौन सा होता है? बाण में यूरेनियम। यूरेनियम के बाद के जितने भी तत्व होते हैं वो सब भारी होते हैं, और भारी होने के कारण ये अपने आप क्या हो जाते हैं? हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं, और हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं तो ये किसकी श्रेणी में आती है? प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता। तो यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि जब ये नाभिक टूटते हैं तो यहाँ पर एक श्रेणी बनती है जिनको बोला जाता है रेडियो एक्टिव श्रेणियां। ठीक है, तो ये श्रेणी आपको पढ़नी है। टोटल कितनी श्रेणियां दे रखी हैं? 4। ये प्रारंभ कहाँ से होती हैं, खत्म कहाँ पे होती हैं, कितने अल्फा निकलते हैं और कितने बीटा निकलते हैं, इस प्रकार से। सेकंड जो क्वेश्चन आता है कि जब किसी से यहाँ पर अल्फा बीटा या गामा कणों का उत्सर्जन होता है तो यहाँ पर इनका ग्रुप जो होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? चेंज। इसे क्या बोला जाता है? वर्ग विस्थापन नियम। तो ये वर्ग विस्थापन जो नियम है ये भी अपन को यहाँ पर पढ़ना है। जैसे एक अल्फा निकलते ही नया जो नाभिक मिलता है वो आवर्त सारणी में 2 स्थान किधर खिसक जाता है? पीछे की ओर। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं यहाँ पर, जहाँ पे क्या पढ़नी होती है अपन को? रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक कौन सा पढ़ना है आपको? नाभिकीय संलयन। और एक जो है वो क्या पढ़ना है अपन को? नाभिकीय विखंडन। ठीक है, कि संलयन और विखंडन है ये किसको कहते हैं अपन? और एक अपन पढ़ लेते हैं कि अपन को यहाँ पर ज्यादातर अभिक्रियाएं कौन सी पढ़नी है? नाभिकीय अभिक्रियाएं। और जनरल अपन जो पढ़ते हैं वो कौन सी होती है? रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इन दोनों में अंतर क्या है? और लास्ट क्वेश्चन पढ़ना होता है कि रेडियो एक्टिविटी जो होती है उसके अनुप्रयोग क्या है? अनुप्रयोग का मतलब जैसे जीवाश्मों की आयु ज्ञात करते हैं, पृथ्वी की, चट्टानों की, ग्रहों की आयु ज्ञात की जा सकती है, या आजकल बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनको रेडियो एक्टिव बनाकर अपन बहुत सारे रोगों की भी क्या कर सकते हैं? इसमें पहचान कर सकते हैं।
तो इस टाइप के ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, इसमें से 5 मिनट में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं ये आपको बता दिए। पेपर आपको इसका मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर जितनी भी यूनिट्स हैं उन सब के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट पेपर्स की भी बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।